हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखो मैं आपको 34 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, यानी मानव में आतर्व चक्र। अब ये जो है चक्र, ये मान के चलिए कि जितनी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव क्रियाएं होती हैं उनमें जो एक चेंजेस होते हैं, और ये चेंज सर्किल में होते हैं, एक चक्र में होते हैं। तो उस चक्र में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो वही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि देखो जो अपने फीमेल्स हैं मैमल की, उनमें दो तरीके का यहाँ पे साइकिल होता है। एक तो होता है ईस्ट्रस साइकिल जिसे बोलते हैं मध्यचक्र, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं आतर्व। अब यहाँ पे देखो, जो ईस्ट्रस साइकिल होता है जिसे मध्य चक्र कहते हैं, ये अधिकतर आपको जो गाय भैंस वगैरह उनमें मिलता है। और ये इसलिए है क्योंकि उसमें एक मध्य अवस्था या स्टिमुलेशन या जिसको नॉर्मल हीट स्टेज कहते हैं वो पाई जाती है, जबकि जो ह्यूमन की फीमेल है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो साइकिल होता है उस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये देखो, हालांकि थोड़ा सा वैसे नहीं, लेकिन कभी कभी इसमें दोनों में डेफिनेशन और अंतर भी आ जाता है। अब देखो, ये जो डिफरेंस है उससे पता चल रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सबसे पहली बात तो ये प्राइमेट्स में होती है। जैसे अपन जब मैमल की डिवीज़न करा था तो उसमें दो तरीके के मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो सबसे पहली बात तो प्राइमेट्स में होते हैं, और उसमें मंकीज़, एप्स और ह्यूमन बींग्स ये लोग आते हैं। और जो ओएस्ट्रस साइकिल होता है वो नॉन प्राइमेट में होता है, जैसे गाय हो गई, भेड़, बकरी, कुत्ते, इनमें होता है। फिर उसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें एक तरीके का साइकिल चलता है, और वो साइकिल अभी अपन पढ़ेंगे भी, 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। जबकि जो स्ट्रेस है उसमें ये काम जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, और कोई ऐसा रेगुलर इसका टाइम नहीं होता है। फिर उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, जबकि इसमें जो है ब्लड का लॉस इतना नहीं होता है या ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो ये कई बार जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जैसे आतर्व कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि ये मैमल्स में होती है, और मैमल्स में भी कौन से उनमें होती है, प्राइमेट्स में। और इन्हीं प्राइमेट्स में हमारे जो मनुष्य है उसकी फीमेल भी आती है। सबसे पहली बात तो कि ये जो साइकिल है इस चक्र में लगभग 28 दिन लगते हैं, जैसे आपको वो इसमें भी दिख रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अपन 30 से 35 एवरेज मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हमने इसको 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है वीक में, इसलिए जो है हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, 28 डेज का ये साइकिल होता है। और इस साइकिल में जो है आपको कई, अब जैसे हालांकि 3 चीज़ों में अपन यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। एक डिफरेंस तो हम देखेंगे ओवरी के अंदर, एक डिफरेंस हम देखेंगे हार्मोन के अंदर, और एक डिफरेंस हम देखेंगे यूट्रस में। तो ये तीनों ही जो डिफरेंसेस हैं ये 28 दिन में आपको स्टडी करना है। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, और अपन इसको करेंगे भी अभी अलग अलग करके। अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ पर जैसे एग है, तो आपने अभी ओवरी की स्ट्रक्चर देखी थी, तो किस तरीके से जो है पहले उगोनिया के बाद में आपको फॉलिकल्स दिखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर उसके बाद में ग्रेफियन फॉलिकल आता है, फिर ओवुलेशन होता है यानी अंडा बाहर निकलता है, फिर कार्पस लूटियम बनती है। अगर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये रहेगी, और अगर नहीं होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस, और फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। और अगर क्या मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो जो एम्ब्रियो है वो कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में। अब इसी तरीके से अगर अपन यूट्रस या गर्भाशय की स्थिति देखें,
तो वहाँ पर भी आपको इस डे के हिसाब से अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट से लेके 5th डेज तक ये जो है इस समय जो गर्भाशय है वो गर्भाशय टूटने लगता है, उसके अंदर की लाइनिंग, तो ये ब्लीडिंग फेज होता है। फिर अगर मान लीजिए वापस से ओवा बनने लगता है तो उसके बाद में इसकी थिकनिंग बढ़ती जाती है, मोटा होता जाता है, फिर ओवुलेशन डे पे और मोटा हो जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एक तरह से एग का वेट करता है। तो ये जो है यहाँ पर आपको अलग अलग, अभी अपन फेज वाइज भी इसको पढ़ेंगे। अब देखो ये जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल को हमने 4 स्टेजेस में बदल लिया। सबसे पहली जो स्टेज होती है या जो फेज है उसको हम बोलते हैं आतर्व प्रवस्था या मेंस्ट्रुअल साइकिल या फेज, और ये लगभग 3 से 5 दिन तक, जैसे आपको डेज के हिसाब से दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये स्टेज जैसे 0 से 4 आपको लिखा हुआ है तो इतने दिन चलती है। और इसके अंदर क्योंकि अपन स्टार्टिंग ब्लीडिंग वाली प्रोसेस से कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ये एंडोमेट्रियम है जो कि गर्भाशय की सबसे अंदर की तरफ परत होती है, तो ये टूटना चालू कर देती है। और टूटने में यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसमें कुछ सेल्स होती हैं, मतलब कुछ कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टूटकर शरीर से बाहर निकलती हैं। तो इसे आप ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हो या आतर्व प्रवस्था भी कह सकते हो। अब ये जो चीज़ है इससे हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो है अभी जो है पूरी की पूरी एग या जो निषेचन है वो नहीं हो पाया, और ये सारी की सारी जो भी चीज़ इसमें थी वो बॉडी से बाहर आ जाती है। और ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन किसने कर रखी थी? यूट्रस ने कर रखी थी, तो वो उसको वापस से 0 स्टेज पे ला देता है और ये पूरे के पूरी अपनी वही थिकनिंग पे आ जाती है जो कि नेचुरल में होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अगर यहाँ पे हम थोड़े से हार्मोन्स देखें तो यहाँ हार्मोन आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन है वो कौन सा है? एफएसएच। तो एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्योंकि फॉलिकल बनाने के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ब्लीडिंग स्टेज में यहाँ पे फॉलिकल नहीं बनना है। फिर एस्ट्रोजन हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पे कम है, LH देखते हैं वो भी यहाँ कम है, और प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं तो वो भी यहाँ है। तो इस तरीके से चारों जो हार्मोन है इस फेज में वो आपको कम उसमें ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन सेकंड फेज में आते हैं और इस फेज को बोलते हैं पुटकीय अवस्था या फॉलिकुलर फेज, और इसका एक नाम और है पॉलीफरेटिव फेज या प्रचुरोद भवन प्रवस्था, और ये चलती है 6 से लेकर 13 दिन तक। ठीक है, और इसमें जितना भी आपको ये एग का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से 0 के पहले oogonia बनी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर यहाँ तक आते आते आपको ग्रेफियन फॉलिकल जो है वहाँ तक ये स्टेज आपको बनी हुई दिखाई देगी। तो ये जो स्टेज है क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें अंडा बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है, तो ये यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे हार्मोन्स के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी आपको सारे हार्मोन, चाहे वो एफएसएच तो थोड़ा फिर भी कम होता हुआ दिख रहा है, बाकी आपको सारे हार्मोन्स जो हैं यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रोजेस्टेरोन का भी इतना हार्मोन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन और LH ये दोनों हार्मोन अधिकतर जो है इनकी जो इंक्रीज है वो सिक्रेशन इनका इंक्रीज होगा, और धीरे धीरे ये जो है यहाँ पर जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद में हम तीसरी जो स्टेज आती है या फेज आती है वो फेज होती है केवल 1 दिन की, और जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग प्रवस्था या ओव्यूलेटरी फेज। अब ये जो ओव्यूलेटरी फेज है जिसे आपको मैंने पहले बताया कि 14वें दिन होती है, और इस 14वें दिन जो है अंडा ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आता है,
और इस समय जो आपको हार्मोन भी दिखाई दे रहा है, LH हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे अपनी हाई पीक पे होते हैं, यानी सबसे उच्च अवस्था में होते हैं। और ये आपके NCERT में क्वेश्चन भी है, LH सर्ज। LH सर्ज क्या होता है कि जब LH हार्मोन अपनी उच्चतम अवस्था पे होता है तो उसे बोलते हैं LH सर्ज। तो ये यहाँ पर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अंडा यहाँ से बाहर निकल जाता है और कहाँ पहुँचता है जाके, वो पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में अब ये देखो, ये जो फेज़ है, ये फेज़ अब आपको जब निकल गया तो यहाँ पर अगर आप ओवरी की बात कर रहे हो तो कार्पस लूटियम बनेगा, फिर कार्पस एल्बिकेंस बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो फेज़ है, जो अगली फेज़ है, उस फेज़ को हम बोलते हैं पीत प्रवस्था या ल्यूटियल फेज़। और इस फेज़ में जो है एग स्पर्म्स का एक तरीके से वेट करेगा, और अगर वेट करने पर वो मिल गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये प्रोसेस आगे जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है कार्पस लूटियम डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद में कार्पस एल्बिकन्स करके ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो कि हार्मोन की बात करते हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन जो है कार्पस लूटियम उनसे रिलीज़ होगा, और ये कार्पस लूटियम इस समय क्या हो जाएगी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दिखाई देगी। और फिर ये धीरे धीरे जो है हार्मोन को रिलीज़ करेगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एक ग्रंथि के रूप में अपरा निर्माण में या प्लेसेंटा के निर्माण में सहायक होगी। तो ये यहाँ पर अगली स्टेज आ गई, और ये कम से कम 12-14 दिन तक चलती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस लूटियम ख़त्म हो जाती है, और धीरे धीरे वापस से जो है गर्भावस्था, या आप उसको ऐसे कह सकते हो यूट्रस की जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटना प्रारंभ कर देती है, और वापस से प्रथम अवस्था में, या जैसे आप 0 डे कहते हो, वहाँ पर ये पहुँच जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ 4 फेजेस में दिखाई दे रहा है। पहले है 0 से 2, जिसे 2 क्या 0 से 4, जिसे अपन मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। फिर उसके बाद में 6 से 13 है, जिसे अपन फॉलिकुलर फेज कहेंगे। फिर 14 दिन का एक अलग से है, जिसे ओव्यूलेशन फेज कहेंगे। और उसके बाद में 15 से लेके 28 तक जो है वो पीत प्रवस्था या ल्यूटियल फेज कहलाती है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के होने के बाद में हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए, अब देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में आपके यहाँ छोटा सा टॉपिक दे रखा है फर्टिलाइजेशन, हालांकि अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्पर्म और ओव्यूम में उन दोनों को का फ्यूज़न क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वो एम्पुला में होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन वैसे देखें तो ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि कल मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखो, एक जब ये पूरा डेवलपमेंट, कल भी आपने देखा था, पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद में एक प्रोसेस होती है जिसे हम प्रसव या पार्टुएशन कहते हैं। और ये जो है मनुष्य की अगर अपन बात करते हैं तो ये लगभग 9 मंथ की होती है। और इसके अंदर जो है विशेष प्रकार के हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं, जिससे कि जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है वो बॉडी से बाहर आता है। और ये जो प्रोसेस है, ये कई बार पूछा भी जाता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इंजेक्शन रेफ्लेक्स इसे बोलते हैं। और इस समय जो है यूट्रस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन से जो है प्लेसेंटा से निकल के जो एम्ब्रियो है वो बॉडी से बाहर आता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए
जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज़ करती है, और ये जो हार्मोन है ये यूट्रस की जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि बच्चा वो है सर्विक्स या वेजाइना से बाहर आता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है अगर सही अवस्था में नहीं निकल पाए या रिलीज हो पाए तो इसको विशेष प्रकार के आर्टिफिशियल इंजेक्शन द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे मिसोप्रोस्टोल या पिटोसिन हार्मोन कहते हैं, तो ये जो है एक तरीके का इंजेक्शन होता है जो यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक और प्रोसेस यहाँ पे रह जाता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशन या दुग्ध स्त्रवण। ये भी जो प्रोसेस है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद में ये हेल्प करता है किसमें, लैक्टेशन या दुग्ध स्त्रवण में। अब ये जो है प्रोसेस, उसके अलावा यहाँ पे देखो जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा भी एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। और ये हार्मोन भी जो है मिल्क सिक्रीशन या दुग्ध या लैक्टेशन में सहायक होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक बहुत तरीके का फिजियोलॉजी टाइप सा प्रोसेस है कि जैसे ही बच्चा का जन्म होता है वैसे ही ये मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। और इसमें जो है सबसे पहले अगर आपने सुना होगा कि खीस, जैसे आप गाय भैंसों में भी देखते हो कि जो पहला दूध होता है वो पीले रंग का होता है और वो फट जाता है, तो उसी तरीके से मनुष्य में भी ये होता है और जिसे खीस या कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें IgA, ये ध्यान रखना, ये एक प्रतिरक्षी यहाँ पे होता है जो कि मनुष्य के जो बच्चा है उसको बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से प्रतिरक्षी है, तो जो बीमारी दूसरी होने वाली है उनमें ये जो है उनसे बचाता है। उसके बाद में अगर अपन देखो तो यहाँ पे एक आप इसमें देख भी रहे हो कि किस तरीके से जो है अलग अलग यहाँ पे वाहिनियाँ होती हैं जिसकी सहायता से ये यहाँ पे दुग्ध का स्त्रवण होता है। तो सबसे पहले कूपिका या एल्वेओलाई है जिससे दूध पहले डक्ट्यूल में आता है, और डक्ट्यूल के बाद में ये मेमरी डक्ट में आता है, फिर मेमरी साइनस में आता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में आता है। तो इस तरीके से जो है फिर ब्रेस्ट निपल द्वारा जो है बच्चा उसको ले लेता है। तो ये एक यहाँ पे फिजियोलॉजी रहती है या एक मार्ग रहता है जिसके द्वारा जो है दूध वहाँ पर चला जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक विशेष प्रोसेस है जिसे हार्मोनल आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए जब बच्चा है तो वो जैसे यहाँ लिखा भी है साउंड ऑफ चाइल्ड क्राई, तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा रोता है तो दिमाग में जो है इसके इमोशंस आते हैं, और इमोशन आने से जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस जो है इन हार्मोन को रिलीज़ करना चालू कर देती है। जो और हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक तरीके से आप क्या कहोगे स्टिमुलेट करती है जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन है ये हार्मोन जो है दूध या जो मेमरी ग्लैंड है उसको दूध सिक्रेशन के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से उसके बाद में एक और हार्मोन हमारे पास में है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये जो दूध के या मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन है वो ऑक्सीटोसिन जो मिल्क है उसके सिक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये एक तरीके की, ये आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक तरीके का प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स है
कि जैसे मान लीजिए बच्चा रोएगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये एक तरीके से चीज़ आएगी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा जब सकिंग रिफ्लेक्स, जैसे चूषण प्रतिवर्त और निष्कासन प्रतिवर्त, यानी सकिंग रिफ्लेक्स और इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिससे कि ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है जो कि रिलेटेड होता है इमोशन से या संवेदनाओं से, जिससे कि ब्लड, ये जो मिल्क है उस मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो आज ये आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।